हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो में हमने उत्तर व्यवहारवाद और इसकी परिभाषा और उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को अपने पीडीएफ के साथ। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है और इसकी विशेषताओं को लिखें या उत्तर व्यवहारवाद पर एक निबंध लिखें। तो सबसे पहले लिखना है कि 19वीं सदी के सप्तम दशक तक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, परंतु 1970 ईस्वी के आसपास व्यवहारवादी आंदोलन के प्रवर्तकों द्वारा ही व्यवहारवाद को कठोर चुनौती दी जाने लगी। इन शब्दों में डेविड स्टन का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस विरोध को उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन की संज्ञा दी गई। और इस वीडियो से पहले हमने व्यवहारवाद के बारे में बता चुके हैं, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको लास्ट में स्क्रीन में भी शो कर जाएगा, तो आप वहां से व्यवहारवाद की बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे के देखते हैं अब। तो उत्तर व्यवहारवाद क्रांति अमेरिका में व्यवहारवादियों द्वारा किए जाने वाले शोध एवं अध्ययन के प्रति गहरे असंतोष का परिणाम था। व्यवहारवादी अपने शोध कार्यों और अध्ययन के तहत राजविज्ञान को कठोर वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे, परंतु व्यवहारवादियों ने जो व्यवहारवाद में नई क्रांति का नारा देकर उत्तर व्यवहारवादी कहलाने लगे थे, यह महसूस किया गया कि अनुपयोगी एवं असंगत अनुसंधान पर काफ़ी समय बर्बाद किया जा चुका है। एक और जबकि वे विचारित अवधारणाओं, प्रतिभाओं और सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। विश्व कठिन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों से घिरा हुआ था, जिससे वह अनभिज्ञ थे। आणविक युद्ध का भय, अमेरिकी गृह युद्ध की स्थिति, वियतनाम का अघोषित युद्ध, ये ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसके बारे में पूर्व कथन ना तो परंपरावादियों ने किया था और ना ही व्यवहारवादियों ने ही उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न जायज था कि अगर राजनीति शास्त्र तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण नहीं कर पाते और उनका समाधान के लिए सुझाव नहीं दे पाते हैं, तो उच्च कोटि के वैज्ञानिक प्रविधियां और उपकरणों के प्रयोग से क्या लाभ है। इस संदर्भ में व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद में उपयुक्त सुधार लाने का सुझाव दिया, जिससे भी अधिक संगत और क्रियाशील बनाया जा सके। इसके बाद आगे देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद का एक नई समझा जाना चाहिए। यद्यपि दोनों व्यवहारवाद के कठोर आलोचक थे और हैं, दोनों दृष्टिकोण में मौलिक अंतर यह है कि परंपरावाद व्यवहारवादियों उपागम को प्रमाणित नहीं मानता है और राजनीति शास्त्र को शास्त्रीय परंपरा में विश्वास करता है, और इसके विपरीत उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादियों युग के योगदान को स्वीकार करते हुए राजनीति विज्ञान को नई दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। डेविड स्टन ने कहा था कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्य अभिमुख था और इसका लक्ष्य राजविज्ञान को नई दिशा देना
तथा उनको प्राचीन परंपराओं को त्यागना नहीं बल्कि उनमें से जोड़ना है। यह एक वास्तविक स्वाभाविक क्रांति है जो कि प्रतिक्रिया नहीं, अनुरूप है, संरक्षण नहीं, सुधार है, प्रति सुधार नहीं। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन और बौद्धिक प्रवृत्तियां दोनों हैं। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद के परिभाषा को हमने देखें। तो आगे उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं के बारे में देखते हैं। तो इसमें डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की निम्नांकित विशेषताओं को उल्लेख किया है, जिन्हें वह संगति का धर्म विश्वास कहता है। जिसमें से पहला पॉइंट आता है कि राजनीति विज्ञान के अनुसंधान में प्रविधि से पहले तथ्यों को स्थान दिया जाना चाहिए। अन्वेषण के लिए संस्कारित उपकरणों का होना ठीक है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य वह है जिसके उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान का मूल मंत्र यह रहा है कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। उत्तर व्यवहारवादी इसको एक नई शक्ति से प्रतिस्थापित करना चाहेंगे कि असंगतिपूर्ण परिशुद्धता की अपेक्षा अस्पष्ट होना बेहतर है। थोड़े में वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में अपने अध्यापन को संगति बिठाना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें कि आधुनिक राजनीति विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन ना कि सामाजिक संरक्षण पर जोर देना चाहिए, जैसा कि व्यवहारवादी कहते थे। व्यवहारवादी आंदोलनों ने अपने को पूर्णतः तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण में सीमित कर दिया था। वे तथ्यों के विस्तृत सामाजिक संदर्भ में समझने का प्रयास नहीं करते थे। फलतः व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा बन गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, जिसमें बोला जाता है कि व्यवहारवादी युग का राजनीति विज्ञान वास्तविकता से अपना संबंध तोड़ चुका था। वह अमूर्त और विश्लेषणात्मक अनुसंधान में विश्वास करता था। राजनीति शास्त्रियों ने यह महसूस किया कि अब वह वास्तविक स्थिति से अधिक दिनों तक मुख नहीं मोड़ सकते हैं। विश्व की तत्कालीन स्थिति संकट और चिंता की विषय बन गई थी। पश्चिमी सामाजिक द्वंद्व गंभीर भय और भविष्य की चिंताओं से त्रस्त थे। अगर मानव के संकटों के समाधान का उत्तरदायित्व राजनीति शास्त्र नहीं लेते तो राजनीति शास्त्र का समाज के लिए क्या उपयोगी रह जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है जिसमें यद्यपि व्यवहारवादी मूल्य की उपयोगिता से पूर्णतः इनकार नहीं करते थे, तथापि वैज्ञानिकवाद और मूल्य निरपेक्षवाद पर इतना अधिक जोर देते थे कि वस्तुतः मूल्य का कोई स्थान नहीं रह गया था। यह दुखमयी स्थिति थी क्योंकि मूल्य आमुखों पर ही ज्ञान का महत्व निर्भर करता है। यदि ज्ञान का आधार मूल्य ना रहे तो उसका प्रयोग गंतव्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अगर राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग उचित लक्ष्यों के लिए किए जाना हो तो मूल्यों पर महत्वपूर्ण ध्यान देना ही होगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है जिसमें बोला जाता है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों को दिलाना चाहते थे कि बुद्धिजीवी होने के नाते उन्हें समाज में
यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, जो कि सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना उसकी जवाबदेही है। अगर तटस्थता और वस्तुनिष्ठता के नाम पर राजनीति शास्त्र स्वयं सामाजिक समस्याओं से अलग रहते हैं, तो यह यंत्रविद मात्र रह जाएगी और इस स्थिति में उन्हें अन्वेषण की स्वतंत्रता एवं समाज के व्याघातों से राज्य क्षेत्रीयता संरक्षण पाने के विशेष अधिकारों को अपने पास बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद आता है छठा पॉइंट, जो कि इसमें बोला जाता है कि अगर बुद्धिजीवी सामाजिक समस्याओं को समझते हैं और उनमें अंतर्ग्रस्त महसूस करते हैं तो कार्य सेवाएं अपने को अलग नहीं रख सकते। ज्ञान को कार्य के रूप में परिणत करना ही होगा। उत्तर व्यवहारवादी चिंताशील विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान चाहते हैं। उनकी राय में कार्यशील और इस दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता की राजनीति विज्ञान के समस्त शोध का सार होगा। इसके बाद अगर मान लिया जाए कि बुद्धिजीवियों को समाज में स्वीकारात्मक भूमिका अदा करनी है और यह भूमिका उचित लक्ष्यों का निर्धारण और समाज वर्ग को इन लक्ष्यों की ओर मोड़ना हो, तो व्यवसाय बुद्धिजीवियों के व्यावसायिक संघों एवं विश्वविद्यालयों का अनिवार्यता राजनीतिकरण हो जाएगा, जो कि वांछनीय है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानने का प्रयास किए। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष में लिखना है कि उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों द्वारा विश्व समस्याओं के प्रति ध्यान न दिए जाने पर निराशा व्यक्त की। अब शोध उन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए अधिक संगत आधार पर की जानी चाहिए। राजवैज्ञानिक मानवीय मानकों के अनुसार राजनीतिक जीवन को सुधारने के लिए निर्दिष्ट करेगा और स्वयं कार्य करेगा। उत्तर व्यवहारवाद का युग राजविज्ञान की निष्ठाओं के ओर ले जाने का संकल्प करता है और इस युग में अध्ययन, अध्यापन, संश्लेषणात्मक और बहुपद्धति विज्ञानात्मक होगा और पूर्व व्यवहारवाद के दोषों से बचा जा सकेगा। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानने का प्रयास किए। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो और हम इस पीडीएफ को वहां पर शेयर कर देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।